वेलकम टू आवर चैनल डिस्कवरी एंड वाईसीएल। माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय। जैसे कि पता है कि डिस्कवरी एंड वाईसीएल इस चैनल पर जो भी मैथ से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर हमने बेसिक्स पढ़ा था कि पावर्स ऑफ आयोटा क्या होता है। इसके साथ साथ हमने मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो वही बात है कि चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। आज हम इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली रोटेशनल थ्योरम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर की तरह कैसे ट्रीट करता है ना। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर की तरह कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जैसे हमने पोजीशन वेक्टर निकालना बेसिकली सीखा था कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो उसी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहले माना कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इजिकल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इजिकल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखो, x प्लस आयोटा वाई ये अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है एज ए एक्स कॉमा वाई। तो हम एज ए एक्स कॉमा वाई भी ट्रीट कर सकते हैं आर्गन प्लेन पर। तो अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, ये है रियल एक्सिस और ये हो गई इसकी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और अगर मैं एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट करूं, दोनों के दोनों माना कि पॉजिटिव है, तो ये हो गया एक्स कॉमा ये वाई और ये हो गया अपना ओरिजिन 0,0। इसको नाम दे देता हूँ 0 और इस पॉइंट को नाम देता हूँ, ये नाम देता है ना, P नाम दे देते हैं। अगर मुझे OP है ना, अगर मुझे OP वेक्टर का बात करनी है ना, किस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, OP वेक्टर। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ इस तरह से है ना। अगर मुझे OP वेक्टर की बात करनी है तो OP वेक्टर कैसे लिखेंगे। देखो, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, मुझे जैसे ही OP वेक्टर चाहिए तो OP वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O है ना। तो इस तरीके से इसको इस तरह से चौंच बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे OP वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल इस तरह से हम इसको लिखेंगे xi प्लस वाई जे। मतलब इन जनरल हम इसको xi कैप है ना प्लस वाई जे कैप है ना, इस तरह से लिखा करते हैं। ठीक है, और बेसिकली देखो OP का जो मॉड हो गया वो बेसिकली वो क्या रहने वाला है, OP वेक्टर का जो मॉड है वो क्या रहने वाला है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये तो हमने जो नॉर्मली इन जनरल अगर हमने बात की, सोचो अगर ये वाला पॉइंट अगर Z1 होता, अगर ये पॉइंट Z1 होता तो इसका मतलब अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें OP वेक्टर, तो OP वेक्टर हमें क्या मिलता, Z1। OP वेक्टर हमें क्या मिलता, Z1। ठीक है, अब सारी की सारी बातें वही बात है। अगर ये वाला थीटा कंसीडर होता तो इसका मतलब हम आज इसका क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी निकाल सकते हैं, जो tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स करके निकाला जाता है। तो इस तरीके से भी इसकी बात की जा सकती है। देखो, नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट कि क्या पता ये चीज़ें कुछ ऐसी रहती है ना। अगर सेकेंड सिचुएशन अगर हम इसके अंदर कंसिडर करें तो हम इसके अंदर ऐसा मान सकते थे, अगर दो पॉइंट कंसिडर करते, ये x और ये y। ठीक है, इस तरह से हमने x और y है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको थोड़ी देर के लिए रियल और इमेजनरी जैसे हम ट्रीट करते हैं, रियल एक्सिस एंड साथ ही साथ हमने इसको मान लिया इमेजनरी एक्सिस है ना। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा एक्स एक्सिस का जो लेवल होता है वो रियल एक्सिस होता है और वाई का होता है इमेजनरी एक्सिस। माना कि इसके अंदर हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये ओरिजिन 0 और यहाँ पर मैंने दो पॉइंट ले लिए इस तरह से और यहाँ से इनको मैंने मिला दिया। ये वाला पॉइंट है P जिसको हम Z1 मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट है Q जिसको हम क्या कर देते हैं, Z2 मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी किस वेक्टर की बात करूँ, अगर मैं PQ वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो PQ वेक्टर की आज भी मैं बात करूँगा किस तरह से, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ, सबसे पहले देखो PQ वेक्टर चाहिए तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर
क्यू लिया करेंगे, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ इसमें से, यानी कि वही बात होगी। अगर हमें पी क्यू वेक्टर, तो वापस वही बात है, टर्मिनल माइनस इनिशियल करना है। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर इन जनरल देखो ऐसे लिखे तो ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा पी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। इसका मतलब पी क्यू वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो देखो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू जो मिलने वाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू जो क्या है Z2, और इस P का जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है वो कितना है Z1, यानी कि जो पी क्यू वेक्टर जो लिखा जाएगा बेसिकली वो लिखा जाएगा Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। देखो इसके अंदर कुछ थ्योरम्स हैं, रोटेशनल थ्योरम जिसको कहा जाता है। रोटेशनल थ्योरम क्या होती है, के अंदर रोटेशनल को मिटा देते, रोटेशनल थ्योरम। देखो रोटेशनल थ्योरम की अगर बात करें तो रोटेशनल थ्योरम का मतलब होता है कि अगर किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पर पर्टिकुलर किसी एंगल से रोटेट किया जाता है तो क्या बातें बनती हैं। तो देखो दो तरह की रोटेशनल थ्योरम हम पढ़ा करेंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट एक चीज यहां पर माना कि कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मैं पहली बात कर रहा हूं। फर्स्ट जो अपनी थ्योरम है वो कुछ ऐसी है कि यहां पर हम मान लेते हैं कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, यहाँ पर मैंने कंसिडर किया P पॉइंट जो Z1 ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया Q, है ना, जहाँ पर मैं इसको Z2 मान रहा हूँ, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है Z2। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला, इसके पोजीशन वेक्टर क्या है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Z1, और ये जो Q पॉइंट है इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो क्या दे रखा है Z2। अब देखो मुझे क्या करना है, इन दोनों को, है ना, Z1 को मुझे पर्टिकुलर थीटा डायरेक्शन में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं मैं, Z2 के ऊपर मूव कर रहा हूं। यानी कि Z1 वाले एंगल को मैंने क्या कर दिया, थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया, किस पर, Z2 पर। देखो दो चीज मैं साथ में लेके चल रहा हूं, मैं इन दोनों का, इस OP वेक्टर और OQ वेक्टर, ये जो दोनों दे रखे हैं ना, इन दोनों के मैं पहली बात तो देखो मॉड्यूलस सेम नहीं मान रहा हूं। ठीक है, अगर मॉड्यूलस सेम नहीं होगा तो देखो हमेशा क्या करना है रोटेशनल थ्योरम में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इस Z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या करूंगा Z2 पर, क्योंकि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो अपने आप में क्या है, Z1 का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो Z1 है, और इसका जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर Q पॉइंट का कितना दे रखा है Z2। इसका मतलब मैं P पॉइंट को क्या कर लूंगा, पर्टिकुलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा थीटा पॉजिटिव लेना है, उसको मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। यानी कि Z1 वाले एंगल को, है ना, Z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने पर्टिकुलर थीटा डिग्री रोटेट किया, तो इसको मैं जस्ट e की पावर आयोटा थीटा लिखूंगा, और ये मूव होके मुझे मिला है Z2। ठीक है, ये वाली सिचुएशन तब होती है जब Z1 एंड Z2 का जो मॉड्यूलस है, ये वाली चीज़ें तभी ट्रू है जब Z1 का मॉड्यूलस है वो Z2 के मॉड्यूलस के क्या है, इक्वल है। जब Z1 का मॉड्यूलस Z2 के मॉड्यूलस के क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, तभी उस केस में हम क्या करेंगे, इस Z1 को थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया Z2 पे। अगर मॉड्यूलस इक्वल नहीं है, अगर दोनों का मॉड्यूलस सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना है, Z2 अपॉन Z2 के मॉड्यूलस से मैं इसको डिवाइड कर दूं, इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z1 का मैग्नीट्यूड से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एंड साथ ही साथ e रेज टू दी पावर आयोटा थीटा। ये इन जनरल बात लिखी है मैंने, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें ये वाली चीज़ें काम में लेनी है, ये ज़्यादातर ये काम में आने वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप में बहुत ईजी है, ये वाली जो रोटेशनल थ्योरम है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम होता तब ये यूज लेना जब मैग्नीट्यूड दोनों के डिफरेंट है, यानी इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों अपने आप में क्या है, दो डिफरेंट चीज़ें, तब हम क्या करेंगे, ये सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट काम में लिया करेंगे। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट में चीजें कंसिडर करने वाला हूं, वो क्या करूंगा, मैं इसको पर्टिकुलर किसी अदर एंगल पे इसको रोटेट करता हूं, है ना। यानी कि सेकंड जो थ्योरम है अपनी, है ना, रोटेशनल थ्योरम की जो सेकंड है, सेकंड थ्योरम में हम क्या करते हैं, वही रियल एक्सिस, एंड यहां पर मैंने कंसिडर कर दी
इमेजिनरी एक्सिस, है ना। अब मैंने क्या किया, वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पर भी कंसिडर करता हूँ, है ना। यहाँ पर भी मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और ये वाला, है ना। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं Q, जैसे कि पिछले वाले में माना था। ये क्या है Z2 और इसको भी माना P और ये क्या है अपने आप में Z1। अब मैंने क्या कर दिया, जो डायरेक्शन रखी है वो थीटा रखी इस तरह से क्लॉकवाइज CW। डायरेक्शन कौन से रखी है इस बार मैंने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, इस Z1 वाले एंगल को, है ना, Z2 वाले एंगल को मुझे थीटा क्लॉकवाइज घुमाना है और फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, ये ओरिजिन है। इस Z1 को मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है और मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, Z2 पर पहुँच रहा हूँ। तो Z2 पर पहुँच रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने क्या किया, अब मैंने Z2 को, Z2 वाला जो था इसका पोजीशन वेक्टर कितना था Z2, इस वाले का पोजीशन वेक्टर कितना था Z1। मैंने Z2 वाले को e की पावर आयोटा थीटा घुमाया और मुझे मिला यहाँ पे Z1। ये वाली जो थियरम्स है ना, ये थियरम तभी ट्रू है जब Z1 का मॉड्यूलस किसके इक्वल है, Z2 के मॉड्यूलस के इक्वल है, तब ये वाली बात हमने कंसिडर की। साथ ही साथ अगर मॉड्यूलस सेम नहीं होता तो इस बार भी हम क्या करते हैं, Z1 अपॉन Z1 का मॉड इज इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z2 का मॉड, है ना, e की पावर आयोटा थीटा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको कंसिडर क्या करते हैं। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी कि अच्छा हमें तो क्या करना है, जिस वाले एंगल को, है ना, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखो, थीटा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इन दैट केस, है ना, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है है ना, इस केस में थीटा हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। बट अगर डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, उस केस में जो थीटा होता है वो क्या लिया जाता है, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर जो थीटा हम कंसिडर करने वाले वो कौन से साइन के साथ लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ, है ना। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यानी कि हमने क्या किया, Z1 e रेज़ टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा हमें कहाँ तक लेके जाएगा, Z1 पर। अगर दोनों के मॉड्यूलस सेम है तो ये लगा देंगे, अगर मॉड्यूलस दोनों के डिफरेंट है इन दैट केस Z1 अपॉन Z1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z2 का मैग्नीट्यूड एंड e रेज़ टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये चीज़ें हम कंसिडर क्या करते हैं, ठीक है। देखो इसके बिहाफ पे हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक, है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें पता है, ठीक है। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दे रखा है, इसको हटा देते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, हम रोटेशन का थोड़ा सा यूज लेंगे उसमें। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके दो वर्टेक्स दे रखे हैं, यानी कि दोनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। तो कैसे, देखो यहाँ पर मैं डायग्राम के अंदर ही शो कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस तरह से ये रियल एक्सिस मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं इमेजिनरी एक्सिस, है ना। यहाँ पर मैंने इमेजिनरी एक्सिस, देखो एक इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जहाँ पर हमें ओरिजिन दे रखा है 0,0, है ना, ओरिजिन मान लेते हैं, और एक पॉइंट दे रखा है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1,√3, ठीक है। देखो थोड़ा सा जियोमेट्री समझते हैं ना, जियोमेट्री समझते हैं कि हमें एक पॉइंट दे रखा है P 1,√3 एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है 0,0, हमें तीसरा पॉइंट बताना है, ठीक है। अगर वो ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि OP और समथिंग को तीसरा पॉइंट होगा, है ना, Q मान लेते हैं। अब वो तीनों पॉइंट मिलके हमें क्या बना देते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि तीनों पॉइंट से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो उस तीसरे पॉइंट के हमें क्या करने, कोऑर्डिनेट बताने। देखो एक चीज तो हमें पता है कि अगर OP ये जो वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब हमें एक चीज तो पता है कि यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1,√3 है, और 1,√3 का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, देखो इसका जो आर्ग्यूमेंट है tan थीटा अगर हम निकाले तो √3/1 जो बेसिकली π/3 यानी कि 60 डिग्री मिल रहा है, यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो देखो 60 डिग्री की बात हो रही है, तो 60 डिग्री के अंदर तो क्या होता है, इनके कोई भी अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो तो अगर एंगल उसका 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बेसिकली जो वो वर्टेक्स जो थर्ड पॉइंट लाई करेगा वो कहाँ होगा, एक तो रियल एक्सिस पर, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ट्रायंगल मतलब कुछ ऐसा बन रहा होगा, माना पॉइंट Q यहां पर हो, ठीक है। चलो क्योंकि यहां से पता चला ये 60 है, ये 60, तो ये भी 60 होगा, इसका मतलब जो पॉइंट होगा एक पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। चलो देखो एक पॉइंट ऊपर भी तो हो सकता है, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री तो यहां से मैं 60 कंसिडर करूं तो इसका मतलब यहां पर भी तो एक सिचुएशन बन ही सकती है,
यहाँ पर भी एक सिचुएशन तो बनी सकती है, यानी अगर Q है तो यहाँ पर भी Q डैश हो भी तो सकता है। ठीक है, दोनों ही केस हम कंसिडर करते हैं कि दोनों पॉइंट पॉसिबल है कि नहीं है ना। कौन सा पॉइंट पॉसिबल है तो वो सारी चीज़ें तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बता ही देगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 60 है तो यहाँ से 60 तो 90 से प्लस, यानी कि एक पॉइंट तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और एक पॉइंट जो आएगा अपना रियल एक्सिस पर आएगा। तो अब हम देखो इसके अंदर रोटेशनल थ्योरम लगा के देखते हैं। वैसे तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी x, y मान के इसको डिस्टेंस फार्मूला से क्या करते कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तो सारी जो साइड लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल ही होती है। सभी को मैं इक्वल बना दूं, क्योंकि सारे के सारे साइड लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा इक्वल होती है। देखो करेंगे कैसे, देखो हमें पता है, हमें क्या पता है कि माना कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, Z1 है। हम ये वाला पॉइंट क्या मान लेते हैं, Z1 है। सोचो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट होगा वो बेसिकली इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो तो क्या होंगे, 1, √3, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल सेम होने ही होने। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, माना कि सबसे पहले हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले वेक्टर को, ये जो वेक्टर दे रखा है 1 + √3 आयोटा है ना, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1। तो इसका मतलब इस Z1 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए इसको Z1 से हटा देते हैं ना, बाद में इसका भी नामकरण जो भी है हम कर लेंगे। यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है। देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + √3 आयोटा, इसको हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज π/6 π/3 घुमाना है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 1 + √3 आयोटा, 1 + √3 आयोटा अपने आप में जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको मैंने क्या कर दिया π/3, यानी कि e⁻ आयोटा π/3 एंगल पर मैंने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। और जैसे ही घुमा दिया तो इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो बिल्कुल यहाँ पर Z2 पर आके गिरा। कहाँ पर गिरा, Z2 पर आके गिरा। तो इसका मतलब Z2 वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ इस तरह से होगा, Z2 = 1 + √3 आयोटा e⁻ आयोटा π/3। तो इसका मतलब Z2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + √3 आयोटा, 1 + √3 आयोटा इंटू क्या हो जाएगा, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, cos π/3 प्लस आयोटा साइन क्या बन गया, π/3। तो इसका मतलब देखो cos π/3 यहाँ पर 60 डिग्री की वैल्यू Z2 = ये तो बन गया 1 + √3 आयोटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो cos π/3 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर 1/2 प्लस यहाँ पर मिला आयोटा √3/2, इस तरह से वैल्यू मिली है। अब देखो Z2 = ये जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या रहेगी, देखो 1 × 1/2 ये कितना हो गया, 1/2 है ना। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, यानी कि माइनस का ये हो जाएगा 3/2। यानी कि देखो रियल वाली वैल्यू तो मैंने यहाँ लिख दी है ना। रियल कैसे मिलेगा, या तो रियल से मल्टीप्लाई होगा या इमेजनरी से मल्टीप्लाई होगा। तो या आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, ये कितना हो गया 3/2। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, अब इमेजनरी वाली वैल्यू निकालते हैं। तो इमेजनरी के अंदर देखो 1 इंटू ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा को तो मैं बाहर रख देता हूँ। एक तो मिलेगा यहाँ पर √3/2, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, और एक यहाँ पर मिलेगा जब आयोटा इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो इसका मतलब यहाँ से जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा तब मिलेगा √3/2। देखो यहाँ पर भी जो वैल्यू 1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तब जो वैल्यू मिली है वो आयोटा √3/2, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तब भी आयोटा √3/2, यानी कि ये भी जो वैल्यू मिली है प्लस √3/2। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो Z2 = देखो यहाँ पर 1 - √3 / 2 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, -1, फिर प्लस यहाँ पर आयोटा तो है ही है, √3 2 √3 और /2 है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू मिली कितनी मिली, √3। इसका मतलब अगर इसमें इसको इक्विवेलेंट एज अ पॉइंट की तरह ट्रीट करूँ तो -1, √3, यानी कि जो पॉइंट मिल रहा है एक, वो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट मिल रहा है। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उसका जो एक वर्टेक्स होगा बेसिकली वो कितना होगा, -1, √3। एक पॉइंट तो ये मिल गया। देखो एक पॉइंट -1, √3, एक 1, √3 और 0 0। तो यहाँ पर जो एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट, दिस विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो सेकंड हम क्या करते हैं, सेकंड बनाने के लिए, सेकंड को देखो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, या तो इस Z1 को क्या कर दो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दो। तो यानी कि इस Z1 को अगर हमें पॉइंट यहाँ तक Z2 तक पहुँचना है ना, हमें कहाँ तक पहुँचना है, Z2। अगर हमें Z2 तक जाना है तो Z2 तक जाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि 1 +
√3 आयोटा, 1 + √3 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने क्या कर दिया, रोटेट दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/3 घुमा दिया, तो ये हो गया e⁻⁻, क्या बन गया, माइनस आयोटा π/3, है ना, e⁻⁻। यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिलेगी, माइनस, यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी अपने पास वो होगी माइनस π/, है ना, ये हो जाएगा माइनस π/3। और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, Z2 डैश। ये चीज़ समझ आई। तो Z2 डैश हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम अब इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको वापस वही बातें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो 1 + √3 आयोटा, तो अपने आप में यही सही है। और यहाँ पर जो मिलेगा cos π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस π/3 आ जाएगा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस आयोटा साइन π/3। देखो चेंजेस कहाँ आएगा, है ना, थोड़ी देर हम इससे ही कंपेयर कर लेते हैं। देखो चेंजेस कहाँ आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। 1 यहाँ पर √3/2 से, तो यहाँ पर माइनस वाला साइन आ जाएगा, यानी कि Z2 की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, Z2 डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो वैल्यू 1/2 आ जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3/2, है ना। साइन बस इसी का तो चेंज होगा, यहाँ पर माइनस आ जाए क्योंकि यहाँ पर माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस आया। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर जब सेकेंड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो √3/2 प्लस माइनस का, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 0 × आयोटा, यानी कि Z2 डैश इज इक्वल्स टू कितना मिला, 3 + 1 कितना, 4/2, तो इतना हो जाएगा 2,0, है ना, यानी कि Z2 डैश इज इक्वल्स टू 2 + 0 × आयोटा। तो इस तरह से हमें क्या मिला है, Z2 डैश वाला पॉइंट भी हमें मिल गया, यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया एंड दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो देखो हमने क्या किया, बिल्कुल रोटेशनल थ्योरम अप्लाई की, और रोटेशनल थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या कर दिया, इस तरह से रोटेशनल थ्योरम लगा के हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट को डील कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम कोई भी पॉइंट, है ना, किसी भी पॉइंट को पर्टिकुलर एंगल पर क्या करते हैं, रोटेट करके यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, किसी भी ज्योमेट्री वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे वर्टेक्स निकालना, इसका कोऑर्डिनेट मिसिंग है वो निकालना, इस तरह से स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर हम क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर हमें पता था कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पर्टिकुलर किसी एंगल से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैग्नीट्यूड से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता, एंड दैट केस फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी की सारी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा करेंगे कि 2 पॉइंट लेके आएंगे, है ना, एक से ज़्यादा पॉइंट। अभी तो हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बातें की है। सोचो अगर Z1 Z2 Z3 बिल्कुल एकदम स्पेस के अंदर हो, और फिर उस केस में वेक्टर को अगर हमें रोटेट करना होता है तो नेक्स्ट थ्योरम हम क्या कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट हम थर्ड और फोर्थ, जैसे आज हमने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम कंसिडर किए, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ जो थ्योरम है उसको भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और वही बात है, उसको फिर आगे कंटिन्यू उस पर बेस कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जेईई के अंदर कैसी प्रॉब्लम्स आई है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।